बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने न्यूमेरिकल एनालिसिस का लेक्चर फर्स्ट स्टार्ट करना है। इसमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि न्यूमेरिकल एनालिसिस जो है वो क्या चीज़ है। तो हमारे पास डेफिनेशन है, न्यूमेरिकल एनालिसिस हमारा सब्जेक्ट है। इसमें डेफिनेशन है व्हाट इज न्यूमेरिकल एनालिसिस, कि न्यूमेरिकल एनालिसिस है क्या चीज़। डेफिनेशन देखें, न्यूमेरिकल एनालिसिस डील्स with the study of methods or technique for obtaining approximation for solution of the mathematical problem। यानी क्या कह रहा है कि न्यूमेरिकल मेथड या न्यूमेरिकल एनालिसिस जो है, इसमें हम करते क्या हैं, हम किसी भी मैथमेटिकल प्रॉब्लम का, किसी भी क्वेश्चन का अप्रॉक्सीमेट सॉल्यूशन निकालते हैं। अप्रॉक्सीमेट सॉल्यूशन निकालते हैं यानी अगर हमारे पास एग्जैक्ट सॉल्यूशन निकालना मुश्किल हो तो फिर हम अप्रॉक्सीमेट मेथड जो है वो यूज कर लेते हैं, अप्रॉक्सीमेशन निकाल लेते हैं। तो इसके लिए हमें न्यूमेरिकल मेथड जो है वो यूज करना होता है। बाज़ बात ऐसे होता है कि हमारे पास जो क्वेश्चन होता है वो बड़ा टफ होता है, मुश्किल होता है, जिसको हम सॉल्व नहीं कर सकते एनालिटिकली एग्जैक्ट मेथड से, टफ होता है। तो उसके लिए हम न्यूमेरिकल मेथड जो है फिर हम इसलिए यूज करते हैं। अब इसमें जब हम न्यूमेरिकल मेथड यूज करते हैं, जब हम आंसर निकालते हैं किसी भी मैथमेटिकल प्रॉब्लम का, तो हमारे पास एरर आता है, यानी एरर रह जाता है, एग्जैक्ट वैल्यू हमें नहीं मिलती। एरर हमारे पास जब रह जाता है तो उस एरर की डेफिनेशन है हमारे पास एक्चुअली ट्रू वैल्यू या एग्जैक्ट वैल्यू जो होती है वो अप्रॉक्सीमेशन वैल्यू प्लस एरर, ये होगा। और यहां से अगर हम एरर को फाइंड करें तो ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू इधर आके माइनस हो जाएगी, तो एरर हमारे पास हो जाएगा एरर इज इक्वल टू ट्रू वैल्यू माइनस अप्रॉक्सीमेशन वैल्यू, ट्रू वैल्यू माइनस अप्रॉक्सीमेशन वैल्यू। तो एरर की डेफिनेशन है कि ट्रू वैल्यू से अप्रॉक्सीमेट वैल्यू को माइनस करेंगे तो हमारे पास एरर आ जाएगा। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि हम न्यूमेरिकल एनालिसिस क्यों यूज करते हैं, क्या रीजन है कि हम न्यूमेरिकल एनालिसिस यूज करते हैं। Why we use numerical analysis? Sometime a given mathematical problem or a question are complicated and cannot be solved by analytical method, then we use numerical analysis. For example, integration as 0 to a x की पावर 4 e की पावर x divided by e की पावर x minus 1 whole square और dx। अब ये जो इंटीग्रेशन है, ये देखें, ये अब अगर हम एनालिटिकल मेथड से इसे सॉल्व करें तो काफी टफ काम होगा, लेकिन अगर हम न्यूमेरिकल मेथड यूज करें तो ये इंशाल्लाह जल्दी जो है वो उसका सॉल्यूशन हमें मिल जाएगा, थोड़ा प्रोसेस लेंथी होगा। तो हम क्यों यूज करते हैं, क्योंकि अगर हमारे पास क्वेश्चन जो है वो कॉम्प्लिकेटेड हो, मुश्किल हो, टफ हो, तो फिर एक मेथड और जो है वो हम यूज कर लेते हैं। आज तक जो आप लोग मेथड पढ़ते आए हैं वो एग्जैक्ट मेथड थे, एनालिटिकल मेथड थे, ये न्यूमेरिकल मेथड है। क्यों यूज करते हैं, क्योंकि हमारे पास अगर कोई मैथमेटिकल प्रॉब्लम मुश्किल आ जाए, टफ आ जाए, तो उसके लिए हम फिर न्यूमेरिकल एनालिसिस जो है वो यूज करते हैं। अब न्यूमेरिकल एनालिसिस के अंदर लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना होता है, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस 3 क्लास 3 को मोस्टली डिस्कस करते हैं। तो न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर अलजेब्रिक इक्वेशंस जो है इनको हमने सॉल्व करना है। चैप्टर 3 है न्यूमेरिकल एनालिसिस बुक का, बीएससी की बुक है, आप लोग ये इसको देख सकते हैं। तो इसमें हमारे पास दो मेथड होते हैं, न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर अलजेब्रिक इक्वेशन को सॉल्व करने के दो मेथड है, आइटरेटिव मेथड और डायरेक्ट मेथड। कुछ डायरेक्ट मेथड आप लोगों ने पढ़े हुए हैं पहले, जिसमें क्रैमर रूल है और इनवर्स मेथड है, तो लेकिन आइटरेटिव मेथड आपने पहले नहीं पढ़े हुए। तो आज आइटरेटिव मेथड जो है इसको हम डिस्कस करेंगे। इसमें पहला मेथड जो है हमारे पास वो जैकोबी आइटरेटिव मेथड है, दूसरा है गॉस सेडल मेथड। तो गॉस सेडल मेथड हम बाद में डिस्कस करेंगे, आज हमने जो पढ़ना है वो हमारे पास जैकोबी आइटरेटिव मेथड है। ये क्वेश्चन है हमारे पास 8x plus y minus z is equal to 8, 2x plus y plus 9z is equal to 12, x minus 7y plus 2z is equal to minus 4।
ये क्वेश्चन है, इसको हमने सॉल्व करना है एक्स वाई जी के लिए। किस मेथड से? जैकोबी इटरेटिव मेथड से। ये मेथड क्या है? अच्छा, अब जैकोबी मेथड हो या गॉस सेडल मेथड हो, उसके लिए हमने एक स्टेप जो है, फर्स्ट स्टेप दोनों क्वेश्चनों के लिए करना होगा। फर्स्ट स्टेप क्या है? स्टेप 1 हमारा ये होगा कि हम इन इक्वेशंस को रीअरेंज करेंगे, ऊपर नीचे रीअरेंज करेंगे। क्यों रीअरेंज करेंगे? रीअरेंज करने का यह तरीका होगा कि आपने देखना होगा कि पहली जो इक्वेशन होगी आपकी, जो फर्स्ट इक्वेशन होगी, उसमें से आपका पहला एलिमेंट x का जो कोफिशिएंट है वो बाकी दोनों के सम से बड़ा होना चाहिए, यानी 8। अब देखें, जब इसको मैंने पहले को वैसे का वैसे लिख दिया क्योंकि फर्स्ट नंबर पे x के साथ जो कोफिशिएंट है वो 8 है, और ये कोफिशिएंट 8 जो है इन दोनों के सम से बड़ा है, इन दोनों के सम से बड़ा है, यानी 8 जो है वो इस कोफिशिएंट और इसके कोफिशिएंट से बड़ा है, ठीक है। और इसी तरह ये -7 जो है, फिर मैंने इसको ऊपर लिख दिया है और इसको नीचे लिख दिया है। अच्छा जी, देखिए जी, मैं क्या कह रहा हूं, हमारे पास हमने जब स्टेप 1 में क्या करना है, दोबारा सुन लें कि ये जो इक्वेशन होती है हमारे पास, असल में जो मैट्रिक्स होता है ना भाई, ये मैट्रिक्स इस तरह होता है हमारे पास, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A3 और 3। जब हमने आइटरेटिव मेथड शुरू करना है, आइटरेटिव मेथड शुरू करने से पहले हमने स्टेप 1 हमारा ये होगा कि हमें इन इक्वेशनों की तरतीब इस तरह देनी है कि हमारे पास A11 A22 A33 इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे, यानी A11 एब्सोल्यूट वैल्यू ग्रेटर और इक्वल A12 प्लस A13, इनकी भी एब्सोल्यूट वैल्यू, और A22 जो है वो भी एब्सोल्यूट वैल्यू ग्रेटर और इक्वल टू A21 प्लस A23, और A33 एब्सोल्यूट वैल्यू ग्रेटर और इक्वल टू A31 प्लस A32। डायगोनल एलिमेंट जो हैं, वो जो डायगोनल एलिमेंट हैं वो बाकी दोनों के सम से बड़े होने चाहिए। इस तरह आपने इक्वेशंस को तरतीब दे देनी है। तो जब हम मैट्रिक्स बनाते हैं ना, तो यहाँ पे हमारे पास ये कोफिशिएंट आता है 1, ये फिर 2, फिर ये 3, इस तरह कोफिशिएंट हम बनाते हैं। ये अब मैंने ये पहले पढ़ा है कोफिशिएंट, तो इसको मैंने वैसे लिख दिया, फिर इसको मैं नीचे लेके गया हूँ, इसको मैं ऊपर लेके गया हूँ। क्यों? क्योंकि 7 जो है बाकी इन दोनों के कोफिशिएंट जो सम करने से 7 बड़ा है, ऊपर ले गए। ये A11 है, ये A22 है, ये A33 है, तो इन ये तीनों डायगोनल एलिमेंट जो हैं इनका सम जो है बाकी दोनों के सम से क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो फिर इस तरह आपने इक्वेशन को तरतीब देनी है। इक्वेशन को तरतीब देने के बाद आप लोगों ने क्या कर लेना है, जब तरतीब दे दी इस कंडीशन के मुताबिक, जब आप लोगों ने तरतीब दे ली, तो फिर आप लोग क्या करेंगे, आप लोग करेंगे पहली इक्वेशन से x की वैल्यू निकालेंगे। x की वैल्यू कैसे निकालेंगे? ये 8 है, 8 वैसे ही, y इधर आके माइनस हो गया, इधर आके माइनस हो गया, z प्लस हो गया, प्लस हो गया, और 8 नीचे आके तकसीम हो जाएगा, तो 8 आके डिवाइड हो गया। x इक्वल टू 1/8, 8 माइनस y प्लस z, यहां से x की वैल्यू निकालें। सेकंड नंबर पे जो इक्वेशन है वहां से आप y की वैल्यू निकालेंगे। तो ये माइनस है, -7, तो इसको मैं उधर ले जाता हूं, 4 को मैं इधर ले आता हूं, तो हमारे पास से 4 जब इधर आएगा तो 4 प्लस x प्लस 2z, 4 प्लस x प्लस 2z हो जाएगा हमारे पास, ये हो गया। और 7y उधर चला गया था, तो y 7 नीचे आके तकसीम हो जाएगा और y की वैल्यू निकल आएगी। और यहां से z की वैल्यू निकालनी है, 12 इधर ही है, ये दोनों जाके उधर माइनस हो जाएंगे, माइनस हो गए, और हमारे पास 9 जाके नीचे डिवाइड हो जाएगा, और यहां से z की वैल्यू निकाल लेंगे। ये सेकंड स्टेप है। अब यहां से हमने सॉल्यूशन जो है वो स्टार्ट करना है, x, y और z की वैल्यू फाइंड करनी है। तो स्टार्टिंग वैल्यू के लिए हमारे पास फर्स्ट आइटरेशन होगी, अब आइटरेटिव मेथड है, फर्स्ट आइटरेशन होगी। हाँ जी, अब हम क्या करेंगे, अब हम लोग लिखेंगे ये फर्स्ट
आइट्रेशन। फर्स्ट आइट्रेशन हमने स्टार्ट कर ली है। हमने जब x, y और z की वैल्यू निकालनी है तो हमें स्टार्टिंग वैल्यू चाहिए होगी। अगर तो आपको स्टार्टिंग वैल्यू दी हुई हो तो ठीक है, अगर ना दी हुई हो तो आप x की स्टार्टिंग वैल्यू जो है कैपिटल X वो आप रखेंगे 0 0 और 0, यानी x को भी 0 रखेंगे, y को भी 0 रखेंगे और z को भी 0 रखेंगे। तीनों वैल्यू स्टार्टिंग वैल्यू जो है वो 0 ले लेंगे और यहां से x, y और z की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा, देखें x इज इक्वल टू 1/8 इंटू 8 माइनस 0 प्लस 0, माइनस 0 प्लस 0, यहां भी 0 पुट कर देना है, यहां भी 0 पुट कर देना है और 8/8 तो ये हमारे पास आंसर आ गया 1, आंसर आ गया 1। ठीक है जी। नेक्स्ट y में पुट कर दोगे तो हमारे पास y इज इक्वल टू 1/7 इंटू 4 प्लस 0 प्लस 2 इंटू 0, तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 4/7। 4/7 को कैलकुलेटर से आप करेंगे डिवाइड, तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो आप लोग लिख देंगे, जो भी आंसर आ जाए पॉइंट में। ठीक है जी, तो इस पॉइंट में हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.571, 0.571 ये हमारे पास आंसर आ गया। फिर नेक्स्ट है हमारे पास z की वैल्यू निकालनी है, तो z की वैल्यू के लिए यही करेंगे आप, z इज इक्वल टू 1/9 इंटू 12 माइनस 2 इंटू 0 माइनस 0 इज इक्वल टू, ये हमारे पास वैल्यू आ गई जी 1.12/9 है, तो जब डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी 1.333 अप टू सो। ये हमारे पास पहली आइट्रेशन जो है ये कंप्लीट हो गई है, फर्स्ट आइट्रेशन जो है वो कंप्लीट हो गई। तो हमारे पास x की जो वैल्यूज आ गई, अब न्यू वैल्यूज आ गई, x जो है हमारे पास 1 है, y हमारे पास 0.571 है और z हमारे पास 1.33 और 3 है। ये फर्स्ट आइट्रेशन कंप्लीट हो गई। अब हम स्टार्ट करेंगे सेकंड आइट्रेशन। सेकंड आइट्रेशन स्टार्ट करनी है। सेकंड आइट्रेशन जब स्टार्ट करनी है तो अब हम x की जो x, y और z की वैल्यू है, अब ये न्यू वाली वैल्यू यूज करेंगे और वापस फिर इसी सिस्टम में पुट करेंगे और वहां से फिर x, y और z की वैल्यू दोबारा फाइंड आउट करेंगे। तो हमारे पास दोबारा हमारे पास सेकंड आइट्रेशन में x जो है इज इक्वल टू 1/8 इंटू 8 माइनस y और z की वैल्यू पुट करनी है, तो ये न्यू वैल्यूज आ गई है वो पुट करनी है आपने, तो आ जाएगा 0.571, ये देखिए 571 है और z की वैल्यू प्लस 1.33 और 3, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा x का। जो भी आंसर आप कैलकुलेटर से इसे सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट वाले से को 8 से डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास आंसर जो है इसका आ जाएगा 1.095, 1.09 और 5। ठीक है, सेकंड आइट्रेशन ये आ जाएगा। ठीक है जी, अब हम फिर y की वैल्यू निकालते हैं, तो y इज इक्वल टू 1/7 इंटू 4 प्लस x, अब x है 1 तो प्लस 1 प्लस 2z प्लस 2 इंटू z की वैल्यू हमारे पास है 1.333। आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास
अप्रोक्सीमेट ये आंसर आ जाएगा, वो आंसर आएगा आपके पास, कैलकुलेटर से आपने इसे सॉल्व कर लेना है। तो ये आंसर आ जाएगा आपके पास y का भी 1.095, ठीक है जी, बिल्कुल सेम इसी तरह फिर आप z की वैल्यू निकालेंगे और वो आ जाएगा 1/9 इंटू 12 - 2 इंटू x की वैल्यू है 1 और माइनस y की वैल्यू है आपके पास 0.571 और ये आंसर आ गया आपके पास 1.048 और x y और z की न्यू वैल्यूज आ गई हैं। x हमारे पास जो है इज इक्वल टू 1.095 और y जो है 1.095 और z जो है वो आपके पास 1.04 और 8 आ गया। तो अब आप देखें ये कंटिन्यू रखना है क्लासेस। आपने क्या करेंगे, दोबारा देखें जी, आपने क्या करना है, सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपने इनको इन इक्वेशंस को तरतीब देनी है। तरतीब कैसे देनी है कि डायगोनल में एलिमेंट बड़े रहें, डायगोनल में एलिमेंट बड़े रहें। ये देखिए 8 है, ये 1 और 2, ये 1 और ये 1 है, इसका कोएफिशिएंट 1, इसका -1 ऐड करेंगे, माइनस को नहीं देखना, 1 और 1 2 होता है, तो ये 8 दोनों के सबसे बड़ा है। फिर ये 7 है, ये डायगोनल एलिमेंट 7 है, अब ये 1 है और ये 2 3 और ये 7 3 से बड़ा है, तो बड़ा है। ये 2 और ये y 1 है और ये 2 है, 1 और 2 3 और ये 9 से बड़ा है। यानी तरतीब दे दी मैंने, इस इक्वेशन को ऊपर ले गया, इस इक्वेशन को नीचे ले गया। ऐसे करने से होगा क्या, ऐसा करने से ये होगा कि भाई हमारे पास जो क्वेश्चन है वो एग्जैक्ट आंसर की तरफ कन्वर्ज करेगा। ये गारंटी होती है, इट इज अ गारंटी, ये गारंटी है कि ये क्वेश्चन जो है एग्जैक्ट आंसर की तरफ जाएगा। इसका जो आंसर निकलेगा वो जो हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यू होती है उसके करीब आंसर जाएगा। अगर हम डायगोनल डोमिनेंट कंडीशन को चेक ना करें, वैसे ही सॉल्व करना शुरू कर दें, तो सॉल्यूशन होना क्वेश्चन सॉल्व होना शुरू हो जाएगा, लेकिन होगा क्या कि बाद दफा क्वेश्चन जो है वो कभी कुछ आंसर दे रहा होगा, कभी कुछ आंसर दे रहा होगा, यानी एग्जैक्ट की तरफ नहीं जाएगा, कन्वर्ज नहीं करेगा, क्वेश्चन जो है वो डाइवर्ज करना शुरू कर देगा। यानी आंसर एग्जैक्ट आंसर के करीब जाने के बजाय आंसर दूर होता चला जाएगा। होता क्या है, हर आइटरेशन के बाद आंसर एग्जैक्ट आंसर के करीब चलता जाता है। तो पहली कंडीशन है वो चेक करनी है, डायगोनल डोमिनेंट कंडीशन, डायगोनली डोमिनेंट कंडीशन इसे कहते हैं। क्या कहते हैं, डायगोनली डोमिनेंट कंडीशन। डायगोनली या डायगोनल डोमिनेंट कंडीशन। डायगोनल डोमिनेंट कंडीशन चेक करना इसे कहते हैं। अगर कंडीशन आपको इक्वेशन ऊपर नीचे लेके जा रहे हैं तो नहीं वो डायगोनल डोमिनेंट कंडीशन बन रही है, तो फिर आप उसको वैसे ही सॉल्व करना शुरू कर देंगे। तो ये परेशान नहीं होना, लेकिन कोशिश करनी है कि डायगोनल डोमिनेंट कंडीशन जो है वो बन जाए। इक्वेशन की तरतीब इस तरह दे देंगे। अब करना क्या है, जब डायगोनल डोमिनेंट कंडीशन चेक करके उसकी तरतीब दे दी आपने, तरतीब के बाद पहली इक्वेशन से x की वैल्यू निकालनी है, दूसरी से y की निकालनी है, तीसरी से z की वैल्यू निकालनी है। जब z की x, y और z की वैल्यू निकल आई तो हमें इनके आंसर चाहिए। अब हम आइटरेशन शुरू कर देंगे। अब हम आइटरेशन शुरू करने के लिए हमारे पास इनिशियल वैल्यूज चाहिए x, y, z की, और अगर इनिशियल वैल्यूज गिवन हो तो वो यूज कर लेंगे, अगर गिवन ना हो तो वो हम 0 0 0 रख लेंगे, x भी 0, y भी 0 और z भी 0 रख लेंगे। ठीक है, तो अब आपने करना क्या है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ 0, y भी 0, z भी 0, क्योंकि y और z 0 है, 0 पुट कर देना है और यहाँ पे x का आंसर आ गया। फिर y की वैल्यू फाइंड करनी है, यहाँ भी 0 और z की जगह भी 0 पुट कर देना है, तो 0 0, ये भी y = 1/7 4 और ये हमारे पास आंसर आ गया इसका। z निकालना है तो z में यहाँ भी x और y की जगह 0 पुट कर देना है, 12/9, तो आंसर जो भी आ जाएगा ये आ जाएगा। तो ये हमारी फर्स्ट आइटरेशन जो है यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी। इधर तक फर्स्ट आइटरेशन कंप्लीट हो गई, हमारा ये आंसर आ गया। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अब हमने सेकंड आइटरेशन शुरू करनी है। जब हमने सेकंड आइटरेशन शुरू करनी है तो अब हमारी वैल्यूज ये होंगी, ये जो वैल्यूज आ चुकी हैं
ये हमारी अब वैल्यूज होंगी, इनको हम यूज करेंगे। इनको यूज करते हुए सेकंड इटरेशन करेंगे और फिर इधर इसी में पुट करेंगे। ये हमारा जो सिस्टम 1 बना हुआ है इसमें पुट करेंगे। अब y और z की न्यू वैल्यूज यहाँ पुट करेंगे और यहाँ से x की वैल्यू फिर आ जाएगी। फिर यहाँ से हमारे पास यहाँ पे x और z की वैल्यू पुट करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी। फिर z और y की वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पे x की और y की पुट करेंगे, यहाँ z की वैल्यू आ जाएगी तो z की वैल्यू आ गई। फिर न्यू आंसर आ गया 3, x के y के और z के आंसर आ गए 3। अब हमने थर्ड आइटरेशन स्टार्ट करनी है। इस तरह हर दफा अब ये वाली वैल्यू यूज होगी दोबारा। अब ये वाली वैल्यूज, ये वाली जो वैल्यूज आ गई हैं, अब इनको यूज करते हुए थर्ड आइटरेशन करेंगे। अच्छा अब करेंगे क्या, आप कितनी आइटरेशन करेंगे, कब तक इसे सॉल्व करते रहें, इस तरह आइटरेशन करते रहें कब तक, जब तक हमारे पास आंसर रिपीट नहीं हो जाते। आंसर रिपीट होने का मकसद क्या है, जैसे ये 1 आया हुआ है आंसर और जब सेकंड एडिशन की है हमने तो ये दोबारा 1 आ जाता तो ये x का आंसर रिपीट हो जाता। और y 0.571 है, अगर नेक्स्ट एडिशन में फिर 0.571 आ जाता, यहाँ पे फिर 0.71 तो y का आंसर भी रिपीट हो जाता। और z का आंसर 1.33 है और इधर भी 1.33 आ जाता तो यहीं पे स्टॉप कर देते। क्या करेंगे, दोबारा सुने, जब x y z की वैल्यू रिपीट होना शुरू हो जाए तो वहां पे आपने स्टॉप कर देना है और वही हमारे आंसर होंगे, x y z के वही हमारे आंसर होंगे और वो अप्रॉक्सीमेट आंसर होंगे, एग्जैक्ट आंसर नहीं होंगे। यानी एग्जैक्ट आंसर के करीब तक हमारे आंसर होंगे, 0.2 डिजिट तक या 0.3 डिजिट तक वो अप्रॉक्सीमेट हो सकते हैं। तो इस तरह आप लोगों ने कम से कम, अगर पेपर में लॉन्ग में आता है, लॉन्ग के लिए तो कम से कम 5 आइटरेशन जो है आप लोगों ने करनी होती है। शॉर्ट में आ जाता है तो 2 से 3 आइटरेशन जो है आप लोगों ने करनी होती है। और एमसीक्यूज में ये डायगोनल डोमिनेंट कंडीशन जो है ये आ जाती है। तो डायगोनल डोमिनेंट कंडीशन मैंने आपको बता दिया क्या होती है कि डायगोनल के एलिमेंट जो हैं इनको चेक करना होता है कि बाकी दोनों के सम से हर में वो क्या हो, बड़े हो। तो ये देखिए बड़े हैं, 8 है, 7 है, 9 है, बाकी जो है उधर इधर उधर देखेंगे तो वो उनसे बड़े हैं ये डायगोनल के अंदर। ठीक है जी, तो ये हमारे पास आइटरेटिव मेथड है, जैकोबी आइटरेटिव मेथड। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम लोग जो है वो गॉस सैडल मेथड को पढ़ेंगे। ये 2 मेथड है हमारे आइटरेटिव, फिर हम एग्जैक्ट मेथड जो है वो पढ़ेंगे इंशाल्लाह। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज।